अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद मोहसिन और हमारा मैट्रिक क्लास का लेक्चर 11 है जिसमें हमने चैप्टर 1 सेट्स को स्टार्ट किया हुआ है। हमने सेट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं पिछले 10 लेक्चर्स में, जिसमें हमने ऑपरेटर्स भी बहुत सारे डिस्कस किए हैं, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस, और आज एक नया हमारे पास ऑपरेटर है जो हम सेट्स के दरमियान में अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस करना भी सीखा है और अब हम मल्टीप्लाई करना भी सीख रहे हैं किस तरह से दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं और उसको लिखा किस तरह जाता है, रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। इम्पॉर्टेंट हमारे पास सवाल आते हैं इससे रिलेटेड, पेपर में भी पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, MCQs में भी इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं जो अक्सर हम भूल जाते हैं। उन रूल्स को याद रखना है कि किस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने दो सेट्स बना दिए। एक A सेट है जिसमें A B एलिमेंट है और एक B सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। हमें A और B को मल्टीप्लाई करवाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो क्या हो जाएगा A, B मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 3। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे बेसिकली, तो लिखेंगे कैसे, इसको सीखना है। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले A का पेयर बनेगा 1 के साथ, फिर A का 2 के साथ, फिर A का 3 के साथ। ऐसी है ना, जैसे हम वैसे ही मल्टीप्लाई अगर करवाते हैं ब्रैकेट्स को, तो हम क्या करते थे, पिछली ब्रैकेट की पहली वैल्यू लेते थे और उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करवाते थे। सेम यहाँ पर भी यही होगा, A 1 के साथ भी पेयर बनेगा, A 2 के साथ भी पेयर बनेगा और A 3 के साथ भी पेयर बनेगा। तो ये हो जाएगा A 1 A 2 और A 3। लिख किस तरह से रहा हूँ, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ। जो भी पेयर बन रहा है, A का 1 के साथ पेयर A, 1, A का 2 के साथ पेयर A, 2, A का 3 के साथ पेयर A, 3 और बाहर राउंड ब्रैकेट आएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको भी सीखना है हमें। फिर क्या होगा, B का पेयर बनेगा तीनों के साथ, तो क्या हो जाएगा B1 B2 और B3। इसमें भी हमने यही किया, B का 1 के साथ पेयर बनाया तो B, 1 और राउंड ब्रैकेट, B का 2 के साथ पेयर बनाया राउंड ब्रैकेट, B का 3 के साथ पेयर बनाया राउंड ब्रैकेट, और हर एलिमेंट को हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। ये हमारे पास ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का। अब ये जो मैं फॉर्म लिख रहा हूँ इसको कहते क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ X, Y। इसी फॉर्म में लिख रहे हैं ना, पहले A है यानी X की जगह पे A है और Y की जगह पे 1 है, तो ये कहलाता है नाम, इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। याद रखना है, इसको नाम क्या दिया हुआ है हमने, ऑर्डर्ड पेयर का नाम दिया हुआ है। यानी इस फॉर्म में जो भी हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे उसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और अभी सिर्फ नाम याद रखना है, जो आगे भी बताने जा रहा हूँ, इसके आगे के सवालात में हमें पढ़ेंगे क्या, क्यों हमने ये नाम दिया हुआ है। ये X जो है ये X फंक्शन का डोमेन कहलाता है और ये Y जो है ये इस ऑर्डर्ड पेयर का रेंज कहलाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, A और 1 को मल्टीप्लाई करवाया A, 1 राउंड ब्रैकेट, A 2 को करवाया A, 2 राउंड ब्रैकेट। इसका मतलब ये सारी फॉर्म्स हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। दूसरी चीज, इधर A जो है डोमेन है और 1 जो है वो रेंज है। A डोमेन 2 रेंज, A डोमेन 3 रेंज। इसको और आसान कर देता हूँ, जो पहले लिखी हुई वैल्यू होती है वो पहले सेट की वैल्यू होगी हमेशा, और जो बाद में लिखा हुआ होता है 1 2 3 1 2 3 लाजमी तौर पे दूसरे सेट के एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम। ठीक है, तो डोमेन जो होगा वो हमेशा पहले सेट से आएगा और रेंज जो है वो हमेशा सेकंड सेट से आएगा। तो पहले सेट जब भी मल्टीप्लाई होगा सेकंड से, तो पहले वाले सेट से डोमेन बनेगा और उसके अगले वाले सेट से रेंज बनेगा। अगर मैं इसी को आगे सॉल्व करूं, B क्रॉस A करूं, तो क्या हो जाएगा, B के पास आ जाएगा 1 2 3, कार्टेशियन प्रोडक्ट A के पास आ जाएगा A और B। तो क्या होगा इससे हमारे पास, अब 1 का A के साथ पेयर बनेगा पहले 1, A, फिर 1 का B के साथ पेयर बनेगा 1, B। ऐसे लिखना है ना। फिर आगे क्या हो जाएगा, 2, A और 2, B। फिर हो जाएगा 3, A और 3, B। ये हो जाएगा राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये इसका आंसर। अब हमें खुद समझ आ रहा है, पहले लिखा हुआ है 1, इसका मतलब 1 पहले सेट से, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे पहले 2, तो 2 पहले सेट से, और फिर लिखा हुआ है 3 पहले, तो 3 पहले सेट से। यानी 1 2 3 डोमेन है, और बाद में क्या लिखा हुआ है A B। इसका मतलब बाद में जो वैल्यूज आ रही हैं वो हमारे पास क्या है,
रेंज हैं। इसके और सवालात देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो अब मैंने सेट्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया है और 2 सवालात लिखे हैं, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हैं। फिर इसके हमारे पास एक और सवाल देखेंगे जो कि ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड होगा। क्या बोल रहे हैं, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ABCD एंड B इज इक्वल्स टू YZ, ठीक है। बोल रहे हैं फाइंड आउट करो A क्रॉस है, अभी हमने फाइंड आउट किया A क्रॉस B और B क्रॉस A, ठीक है। अब इसमें हमें A क्रॉस A और B क्रॉस B फाइंड आउट करना है। क्या मतलब होगा इसका, A कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है A के साथ, तो A हमारे पास है A B C D, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A B C D के साथ ही। तो क्या बनेगा, A का A के साथ पेयर बनेगा, पहले इस A का इस A के साथ, इस A का इस B के साथ, फिर A का C के साथ, फिर A का D के साथ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा A B A C और A D। A के पेयरिंग कंप्लीट हो गई, अब B के पास आएंगे तो क्या हो जाएगा B A B B, फिर आ जाएगा B C और फिर आ जाएगा B D। अब फिर यही चीज़ आगे जाएगी, C के साथ पेयरिंग होगी C A C B C C और फिर आ जाएगा C D। फिर यही आगे जाएगा हमारे पास D के साथ, तो ये बन जाएगा D A D B D C और हो जाएगा D और D, ये ब्रैकेट क्लोज। उम्मीद है ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, जैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं वैसे हम पेयर की फॉर्म में लिख देंगे। इस पेयर को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और इस ऑर्डर्ड पेयर की पहली वैल्यू क्या होती है, डोमेन, और बाद वाली वैल्यू क्या होती है, रेंज। अब मल्टीप्लाई करके सेट जो आ रहा है A क्रॉस A का, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे अगर ये पूछ लिया जाए, जिसको हमने पढ़ा हुआ है कार्डिनैलिटी या फिर ऑर्डर ऑफ सेट। तो अगर पूछ लेते हैं एक सेट A है जिसके पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी इधर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो बहुत सिंपल है, पहले वाले साइड पे 4 है और दूसरे वाले साइड पे भी 4 है, तो 4 4 आर 16। इसका मतलब जब मल्टीप्लाई करवाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो जो सेट आएगा उसमें भी 16 एलिमेंट्स होंगे। तो 1 2 3 4, फिर 4 है 8 12 और 16, टोटल 16 एलिमेंट्स बन गए हमारे पास। अगर पहले वाले सेट में 2 एलिमेंट्स होते, दूसरे वाले सेट में भी 2 एलिमेंट्स होते, तो 2 2 आर 4, तो A क्रॉस A में 4 एलिमेंट्स होते हैं एंड सो ऑन। अगर पहले वाले में 2 एलिमेंट्स हैं, बाद वाले में 3 एलिमेंट है, 2 3 आर 6, तो 6 एलिमेंट्स बन जाते हैं। अब B क्रॉस B फाइंड आउट करना है हमें, तो B क्रॉस B में क्या करेंगे, पहले B का सेट आ जाएगा Y, Z, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको Y, Z से। अब पहले वाले सेट में भी 2 एलिमेंट्स हैं और बाद वाले सेट में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा B क्रॉस B इज इक्वल टू Y का पहले पेयर बनेगा Y के साथ, फिर Y का पेयर बनेगा Z के साथ, फिर Z का पेयर बनेगा Y के साथ, और फिर Z का पेयर बनेगा Z के साथ। पेयरिंग कंप्लीट हो गई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे आंसर, और ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। और काउंट कर सकते हैं, पहले वाले में भी 2 एलिमेंट्स है, बाद वाले में भी 2 एलिमेंट्स है, तो 2 2 आर 4 एलिमेंट्स आ गए A क्रॉस B में। तो यहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेन कॉन्सेप्ट तो कवर हो गया, जो आप लोगों को याद रखना है। हमने क्या क्या सीखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब कर रहे होते हैं तो पहले वाले सेट के एलिमेंट्स का पेयर बाकी वाले सेट से बनाते हैं, फिर दूसरे वाले का पेयर बाकी तमाम से बनाते हैं। तो इस तरह से सारी पेयरिंग जब तक कंप्लीट नहीं होती पेयर बनाते रहते हैं। और लिखते हैं किस फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बात याद रखनी है, अगर कहीं पे x, y लिखा हुआ है और कहीं पे y, x लिखा हुआ है और पूछ रहे हैं दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है, तो लाजमी बात है दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने बोला पहली वाली वैल्यू डोमेन होती है और बाद वाली वैल्यू रेंज होती है। तो यहाँ पे डोमेन x है और रेंज y है, जबकि वहाँ पे फ्लिप हो गया, डोमेन y है और रेंज x हो गई है, तो हमारे पास दोनों बराबर नहीं होंगी। ये दूसरी बात याद रखनी है। और अगर ऑर्डर्ड पेयर का इस तरह से सवाल आता है कि x + 2, 3 - y इज इक्वल टू 2x - 3, 5, और बोल रहे हैं x की वैल्यू निकाल के दे दो और y की वैल्यू निकाल के दे दो, क्योंकि अभी मैंने बता दिया है कि ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि डोमेन के बराबर होता है और रेंज के बराबर होता है। तो यहाँ पे डोमेन x है और यहाँ पे रेंज डोमेन y है, तो x और y बराबर नहीं है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दोनों बराबर हो जाए ऐसा x और y निकालना है। तो क्या करेंगे, डोमेन क्या है x + 2, इसको बराबर ले लेंगे
दूसरे ऑर्डर पेयर के डोमेन के, यानी क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, और इसका रेंज इस रेंज के बराबर ले लेंगे, यानी 3 माइनस वाई को बराबर ले लेंगे 5 के। तो क्या हो जाएगा, प्लस का x है वहाँ पे आके माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 3 है यहाँ पर आके प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 2x माइनस x, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 5, और माइनस का y है वहाँ पे आके प्लस का y, प्लस का 5 है यहाँ पर आके माइनस का 5, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू y, y का आंसर यहाँ पर हो जाएगा -2 के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 5 रखूँ और जहाँ पे y है वहाँ पे -2 रखूँ, तो दोनों साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगे और दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना सीख लिया हमने, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने ये सीख लिया कि उसको लिखते किस में है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म की जो पहली वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, और बाद वाली वैल्यू जो होती है वो रेंज होती है। फिर उसके बाद हमने ये सीखा x, y और y, x बराबर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि डोमेन के बराबर होना चाहिए और रेंज के बराबर होना चाहिए। और फिर हमने सीखा अगर वैल्यू निकालने के लिए दे दें दो को आपस में बराबर करके, तो हम क्या करेंगे, डोमेन को डोमेन के बराबर लेंगे और रेंज को रेंज के बराबर लेंगे। तो मैंने 2 सवालात लिए हैं और इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया, पहले A क्रॉस B यूनियन C, जबकि राइट साइड पे क्या किया, B यूनियन C क्रॉस A, यानी कि पहले A लिखा है फिर बाद में B यूनियन C लिखा है, उसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। यहाँ पे B यूनियन C पहले लिखा है और A बाद में लिखा है, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इससे एक चीज़ हम रूल बना लेंगे, उसको फिर समझते हैं। पहले A कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन C, तो अभी B यूनियन C हमारे पास मालूम नहीं है, तो पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, B यूनियन C की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो B आ जाएगा 2 3 यूनियन C आ जाएगा 3, 4। जब इसका हम यूनियन लेंगे तो B यूनियन C बन जाएगा 2 3 और 4। ये हो गया B यूनियन C का आंसर। यहाँ पे रुकना नहीं है, अब क्या करना है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन C, तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन C फाइंड आउट करना है। A के पास है A, B, और कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन C बन जाएगा 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन C इज इक्वल टू A का पेयर 2 के साथ, A का 2 के साथ, A का 3 के साथ, फिर A का 4 के साथ पेयर बनेगा। यही करते आ रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, B का 2 के साथ, B का 3 के साथ और B का 4 के साथ पेयर बनेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब B यूनियन C क्रॉस है, अब B यूनियन C हमारे पास मालूम है, दोबारा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है इस सवाल में। अगर पेपर में आएगा अलग से तो फिर पहले B यूनियन C फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया है। लेकिन क्योंकि मैंने इस सवाल में फाइंड आउट कर लिया है तो इसमें फाइंड आउट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा B यूनियन C कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, तो क्या हो जाएगा, B यूनियन C बराबर है 2 3 और 4 के मल्टीप्लाई बाय A की जगह पर आ जाएगा सिंपल A और B। तो क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो क्या हो जाएगा, अब B यूनियन C कार्टेशियन प्रोडक्ट A, तो ये बनेगा 2A, फिर बनेगा 2B, फिर बनेगा 3A और फिर बनेगा 3B, और फिर आएगा 4A और इसके बाद आएगा 4B। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या बोला था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये बोला था कि अगर A यूनियन B करूं या B यूनियन A करूं, दोनों बातें सेम होती हैं, ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, पहले A लिखा है बाद में B यूनियन C लिखा है, B यूनियन C पहले लिखा है, A बाद में लिखा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने से इसका आंसर अलग आ रहा है और उसका आंसर अलग। कैसे अलग, यहाँ पे A 2 है, वहाँ पे 2A है। हमने बात कर ली है कि A डोमेन है और 2 रेंज है, जबकि वहाँ पे फ्लिप हो जा रहा है, 2 डोमेन है और A रेंज है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हर वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे A2 A3 A4 है, जबकि वहाँ पे 2A 3A 4A है, 2B 3B 4B है। तो वो दोनों वैल्यूज क्या हो जा रही हैं, फ्लिप हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं A कार्टेशियन प्रोडक्ट B लूँगा और B कार्टेशियन प्रोडक्ट A लूँगा तो हमेशा बराबर नहीं होगा, क्योंकि फ्लिप हो जा रही है वैल्यू। जो यहाँ पे डोमेन है वो वहाँ पे रेंज बन जा रही है, ऐसी है, और जो यहाँ पे रेंज है वो वहाँ पे डोमेन बन रही है। तो दोनों वैल्यूज फ्लिप हो रही हैं। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर आ जाए। तो ये बात यहाँ पे याद रखनी है। उम्मीद है कार्टेशियन प्रोडक्ट
समझ आ गया होगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। 1.3 के हमारे पास ये सवालात थे जो हमने कवर किए हैं। इंशाल्लाह फिर इसके आगे इसी से रिलेटेड और सवालात को भी कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।